बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये 2 क्वेश्चंस करने के लिए कहे थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों से ये क्वेश्चन हो गए होंगे, बट इन केस आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ वो हमसे कह रहा है कि C8H18 का एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, C8H18। स्ट्रक्चर आप ऐसा ड्रॉ करो कि अगर इसका मोनोक्लोरिनेशन किया जाए, अर्थात एक H हटा के Cl लगाया जाए, तो कंपाउंड क्या बने, सेम। आप कोई से भी H हटा दो, कंपाउंड क्या बने, सेम। अर्थात सारे हाइड्रोजन्स कैसे होने चाहिए, इक्विवेलेंट। तो अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो स्ट्रक्चर यही बना सकते हो आप। इस स्ट्रक्चर में ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये सारे मिथाइल कैसे हैं, एक से, इसलिए इन पे लगे हाइड्रोजन भी कैसे होंगे, एक से। तो आप कोई सा भी हाइड्रोजन हटा के Cl लगा लो, कंपाउंड क्या बनेगा, सेम। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है इस कंपाउंड के ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो कि मोनोक्लोरिनेशन करने पे एक ही आइसोमर बने, 3 बने और 4 बने। मतलब पहले केस में क्या करना है, हमें सारे हाइड्रोजन कैसे ड्रॉ करना है, इक्विवेलेंट। तो आप लॉजिकली सोचोगे ना तो स्ट्रक्चर ऐसा ही आएगा। यहाँ पे सारे हाइड्रोजन कैसे हैं, इक्विवेलेंट। ठीक है, आप ये वाला H हटाओ, यहाँ से H हटाओ, यहाँ से हटाओ H, यहाँ से H हटाओ, बात एक ही है। आप कहीं से भी H हटा लो, सारे हाइड्रोजन कैसे हैं, एक से। अगर 3 आइसोमर्स बनाने हों, मतलब कि 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बने, तो स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, बात एक ही है। तो इसलिए इन दोनों को हम लोग एक काउंट कर लेते हैं। फिर यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, बात एक ही है, अलग कंपाउंड बनेगा। और यहाँ से अलग बनेगा। तो बेसिकली यहाँ से अगर बना है A और यहाँ से बना है B, तो यहाँ से बनेगा C। कंपाउंड कितने बने, 3, A B C। इसलिए सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो गया, ये वाला कंपाउंड। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करें तो वो हमसे कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऐसा हो कि 4 प्रोडक्ट बने, 4 डिफरेंट आइसोमर्स बने। तो उसका आंसर क्या होगा, ये, क्योंकि इसमें आप यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, बात एक ही है। ये दोनों मिथाइल्स कैसे हैं, इक्विवेलेंट है ना। तो इन दोनों से तो एक टाइप का आइसोमर बनेगा। यहाँ से H हटाओगे तो अलग बनेगा, यहाँ से H हटाओगे अलग बनेगा, यहाँ से H हटाओगे अलग बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों की वजह से एक, सपोज A, इसकी वजह से B, इसकी वजह से C, इसकी वजह से D। हमें क्या मिल गया, 4 डिफरेंट आइसोमर्स। बात करें बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कंसेप्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कल कहा था, लास्ट लेक्चर में कहा था कि जब आप लोग H की जगह Cl लेके आते हो और अगर 1 सेकंड में वो Cl प्राइमरी हाइड्रोजन एक रिप्लेस कर रहा है, अगर हम H की जगह Cl कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, और Cl अगर 1 सेकंड में प्राइमरी हाइड्रोजन एक हटा रहा है, तो वो 1 सेकंड में सेकेंडरी हाइड्रोजन 3.8 हटा देगा और टर्शरी हाइड्रोजन 5 हटा देगा। मतलब कि टर्शरी हाइड्रोजन की हटने की क्षमता 5 गुना है प्राइमरी हाइड्रोजन से, और सेकेंडरी की 3.8 टाइम्स है प्राइमरी हाइड्रोजन से। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन कौन करा रहा है, Cl। दूसरी बात, अगर सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन करा रहा है तो टर्शरी की क्षमता है हटने की 1600 गुना और सेकेंडरी की क्षमता है अप्रॉक्सीमेटली 82 टाइम्स। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात पहले याद रखनी है, फिर हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, परसेंटेज ऑफ मोनो क्लोरीनेटेड आइसोमर्स ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के जो वेरियस मोनोक्लोरीनेटेड आइसोमर्स बनेंगे उनकी परसेंटेज बतानी है। तो पहले तो आप ये सोचो कि इस कंपाउंड का जब मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो प्रोडक्ट्स क्या क्या पॉसिबल हैं, वो कौन कौन से बनेंगे। एक तो मैंने बताया था आपको, यहाँ से H हटाए, यहाँ से H हटाए, है ना। तो वो वाला कंपाउंड तो ये हो गया। फिर अगला क्या बन सकता है,
H हम यहाँ से हटा दें, वो वाला कंपाउंड ये हो गया, है ना बच्चों। अगला क्या हो सकता है, H हम यहाँ से हटाएं, और अगला क्या हो सकता है, H हम यहाँ से हटाएं। तो ये दोनों कंपाउंड्स अगली स्लाइड पे हैं, ये और ये। ठीक है, तो ये तो वो 4 कंपाउंड्स हो गए जो इस कंपाउंड के मोनो क्लोरीनेशन से बनेंगे। ठीक, अब बात ये आती है कि इनकी परसेंटेज क्या होगी। जब हम लोग मोनोक्लोरीनेशन करेंगे तो ठीक है, किसी कंपाउंड में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, किसी में यहाँ पे होगा, किसी में यहाँ पे होगा, किसी में यहाँ पे होगा, बात बिल्कुल ठीक है। बट इन सारे आइसोमर्स की परसेंटेज क्या होगी, इनकी मात्रा क्या होगी, वो कैसे निकालें। तो इस बात को समझो, कौन सा हाइड्रोजन हटेगा ये 2 बातों पर डिपेंड करेगा। एक तो उसकी डिग्री क्या है, मतलब डिग्री पर डिपेंड ऑब्वियसली करेगा ही, और डिग्री की वजह से फर्क कहाँ कहाँ पड़ रहा है, 2 जगह पड़ रहा है। सॉरी, डिग्री की वजह से फर्क कहाँ पड़ेगा, उसकी रेट पे पड़ेगा। टर्शरी का रेट 5 गुना है प्राइमरी से, है ना, और सेकेंडरी का रेट 3.8 टाइम्स है। तो जब आप प्राइमरी को हटा रहे होगे तो प्राइमरी हाइड्रोजन हैं, प्राइमरी कार्बन पे लगे हैं, तो इसके लिए रेट क्या लोगे आप, 1। ये टर्शरी है, इसके लिए रेट क्या लोगे, 5। ये सेकेंडरी है, इसके लिए रेट क्या लोगे, 3.8। ठीक है, और अगले वाला कैसा है, प्राइमरी, इसके लिए रेट क्या लोगे, 1। तो कौन सा हाइड्रोजन हटेगा, ईज ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन की जो है वो डिपेंड कर रही है उसके रेट पे, और रेट के साथ साथ ऐसे हाइड्रोजन कितने अवेलेबल हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना कि वो पहले हाइड्रोजन से टकरा के बन जाए या दूसरे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन हैं उस पर भी डिपेंड करेगी परसेंटेज, और रेट पे भी डिपेंड करेगी। तो इस वाले के लिए ऐसे कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं जिनकी शिफ्टिंग से यही आइसोमर बनेगा, 6, या तो ये वाले 3 या ये वाले 3। बात समझ रहे हो आप लोग। सिमिलरली अगले आइसोमर को बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, ओनली 1, इंटू 1 करा इसलिए हम लोगों ने। सिमिलरली अगले आइसोमर को बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, 2, इसे इंटू 2 करा। यहाँ के लिए कितने अवेलेबल हैं, 3, इसे इंटू 3 करा। तो पॉइंट ये है क्योंकि कौन सा आइसोमर बनेगा उसकी परसेंटेज क्या होगी, ये डिपेंड 2 चीज़ों पे कर रहा है। एक उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे और रेट पे। तो हम क्या करेंगे, हम रेट और नंबर को मल्टीप्लाई करके पहले एक वैल्यू निकालेंगे। ठीक, फिर इन वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर देंगे, तो इन सबको ऐड करके आंसर आएगा 21.6। फिर हर एक के लिए इस वैल्यू जो उसकी इंडिविजुअल वैल्यू थी उसको 21.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमें क्या मिल जाएगी, हर एक की परसेंटेज, कि हर आइसोमर की परसेंटेज क्या होगी। बात सिंपल है, हमें करना क्या है, हर आइसोमर के लिए कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं उनको मल्टीप्लाई करना है रेट से, सबके लिए उस वैल्यू को ऐड करना है और फिर डिवाइड करके इंटू 100 कर देना है, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। चलो अब बात करते हैं आयोडीनेशन की। ये आप लोग 11th में पढ़ चुके हो कि आयोडीनेशन जो होता है एल्केन्स का वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसको हम लोग कैरी आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिससे कि लिबरेटेड HI जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाए। तो बेसिकली अगर एल्केन का आयोडीनेशन करें तो क्या बनेगा, CH3I, साथ में क्या बनेगा, HI। तो आपने ये जो HiO3 यूज़ करा है ये करेगा क्या, HI को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, और HI अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैकेनिज्म में मैंने ये लिखा है कि पहले क्या होगा, CH4 पे I2 रिएक्ट करके CH3I और HI बनाएगा, फिर HI से HiO3 रिएक्ट करके क्या बना लेगा, I2 और H2O। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट बचेगा नहीं तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात थी आयोडीनेशन की। बात करते हैं फ्लोरीनेशन की। फ्लोरीनेशन हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि एल्केन्स का डायरेक्ट फ्लोरीनेशन किया जाए तो वो क्या है, एक एक्सप्लोसिव प्रोसेस, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से वो विग्रसली रिएक्ट करेगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी और एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग फ्लोराइड्स बनाने के लिए पहले क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग RX बना लेंगे और इस RX को हम ट्रीट कर देंगे हैवी मेटल की फ्लोराइड से। ठीक है, जो कि क्या हो सकते हैं, AgF, Hg2F2, SbF3, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, कोई भी हैवी मेटल, बल्कि ऐसा मेटल जिनके वेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हैवी मेटल के फ्लोराइड्स ले लो, उनके बाद उनको हीट कर दो, तो X की जगह क्या रहेगा,
फ्लोरीन और हमारा AgF या HgX2 वगैरह करेंगे हमारे अलग। ठीक है, तो आपने फ्लोराइड्स बनाना भी सीख लिया। एल्केन्स में अगर फ्लोरीन लेके आना है तो आपको पहले से Cl, ब्रोमीन या आयोडीन लेके आनी पड़ेगी। आयोडीन लाना हमने इस लेक्चर में सीखा है और क्लोरीन और ब्रोमीन लाना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। ठीक है बच्चों, चलो बात करते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन की। जैसा हम लोग लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक हैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन पे हमें हैलोजन लेके आना सीखना है। जैसे ये कंपाउंड है तो इसमें ये डबल बॉन्ड है, अगले कार्बन कौन सा होगा, ये वाला, तो हमें इस कार्बन पे हैलोजन लेके आना सीखना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे, इस काम करने के दो तीन तरीके हैं। या तो हैलोजन के साथ इसे हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो, मतलब 400-500 डिग्री सेल्सियस, साथ में क्या ले लो, Cl2। ठीक है, यहाँ पे Cl2 लिखने से रह गया है, आप लोग समझ जाना। हैलोजन के साथ हीट कर दो इसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन पे क्या रहेगा, Cl। या आप किसी एल्कीन को SO2Cl2 के साथ हीट कर दो। SO2Cl2 को बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, SOCl2 को हमने लास्ट लेक्चर में बोला था थायोनिल क्लोराइड, वो क्या था, SOCl2। ये क्या है, SO2Cl2, ये कहलाएगा सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो किसी भी एल्कीन को आप सल्फ्यूरिल क्लोराइड के हीट कर दो तो भी क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन पे Cl आ जाएगा H हट के। ठीक है, या आप इस पे डाल दो NBS। NBS होता है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। सक्सीनिक एसिड होता है ना, CH2 बॉन्ड CH2, और दोनों CH2 पे क्या लगा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सक्सीनिक एसिड का पहले हम बनाते हैं सक्सीनामाइड, वो हम बाद में सीखेंगे कैसे बनता है, और उसमें ब्रोमीन लगाते हैं तो बन जाता है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे NBS का। ठीक, फिलहाल अगर हम लोग एल्कीन पे NBS डाल दें, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड डाल दें, तो भी एलाइलिक पोजीशन से H हट के क्या रहेगा, ब्रोमीन। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों। अच्छा, दूसरी बात ये आपको ध्यान होगा, हमने 11वीं क्लास में सीखा था कि किसी एल्कीन पे हैलोजन डाल दें तो, और नॉन पोलर सॉल्वेंट लें, तो हैलोजन क्या होगा, वहाँ पाई बॉन्ड टूट के ऐड हो जाएगा, दोनों ही कार्बन पे क्या रहेगा, Cl और Cl। ये बात हम पहले सीख चुके हैं, ये एलाइलिक हैलोजिनेशन का पार्ट नहीं था, बट हमने फिर भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ हाथ का इसको पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन और एलाइलिक हैलोजिनेशन सीख लिया। बात करते हैं एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन, मतलब कि एल्कीन पे HX का एडिशन। इससे भी क्या होगा, H और X ऐड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा बेसिकली, वहाँ पे एक कार्बन पे H आ जाएगा और एक कार्बन पे हैलोजन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा हेलो एल्केन्स। ठीक है, बट इसको हम डिटेल में 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना बच्चों। तो इसमें शॉर्ट में समझ लेते हैं इसको। When unsymmetrical reagent adds on unsymmetrical alkene, then such type of electrophilic addition reaction obey Markovnikov rule, which states that negative part of the reagent goes to that carbon of alkene which has less number of hydrogen। अर्थात जब एल्कीन भी कैसी हो, अनसिमेट्रिकल, मतलब कि डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट का पार्ट एक सा ना हो, ठीक है, और रिएजेंट भी कैसा हो, अनसिमेट्रिकल, मतलब रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट एक सा ना हो, तो ऐसे केस में जब आपको एडिशन करना होगा तो आप मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेंगे, जो क्या कहता है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। ठीक है, बट मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको क्या रखना है कि जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होगा तो आप क्या करोगे, आप पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन पे भेजोगे जिस कार्बन पे पॉजिटिव पार्ट के जाने से जो कार्बोकैटायन बने वो ज़्यादा स्टेबल बने। ठीक है, बात देखिए दोनों ठीक है और काफ़ी हद तक दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों ही एक जैसी हैं, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा बेटर है। कभी कभी हो सकता है कि मार्कोनिकोव की बात फेल हो जाए, बट जो मैं बता रहा हूँ वो फेल नहीं होगा। फिर से सुनिए, मार्कोनिकोव ने क्या कहा, मार्कोनिकोव ने कहा कि निगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट आपको उस कार्बन पे भेजना है जिस कार्बन पे पॉजिटिव पार्ट के आने से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल बने। मेरी बात हमेशा ट्रू है, मार्कोनिकोव की बात 99.99% केसेस में ट्रू है। मैक्सिमम केसेस में मार्कोनिकोव रूल लगाओ या मेरी बात लगाओ, आंसर सेम आएगा।
लेकिन कुछ केस ऐसे पॉसिबल हैं जब मार्कोनिकॉफ गलत हो जाएगा बट मेरी बात सही रहेगी, इसलिए आपको मेरी बात याद रखनी है। हाँ, बोर्ड्स में मार्कोनिकॉफ की बात लिखनी है, बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मार्कोनिकॉफ को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब एक नई चीज़ समझते हैं, खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। देखो, अगर जनरल बात करें तो एल्कीन पे जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल पहले जाके ऐड होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो गरीब हो, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब गरीब, मतलब पॉजिटिव पार्ट, है ना। खराश इफेक्ट में क्या होता है, ये एक स्पेशल केस है। अगर हम लोग एल्कीन पे HBr ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HBr ही होना चाहिए और साथ में पेरोक्साइड होनी चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक पाथ ना फॉलो करके ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल पाथ। इसके एडिशन में क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स। इसका मैकेनिज्म को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म ही पढ़ेंगे, बट पहले आप अच्छे से खराश इफेक्ट को समझ लो। खराश इफेक्ट क्या है, ये एक स्पेशल केस है जहां हम लोग एल्कीन पे HBr ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पाथ से हो जाता है फ्री रेडिकल। जनरली कैसे रहता है, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा बाद में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। फ्री रेडिकल का मतलब पहले भी फ्री रेडिकल ऐड होगा बाद में भी फ्री रेडिकल ही ऐड होगा। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, अब रिएक्शन फॉलो करेगी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब जो मार्कोनिकॉफ ने प्रिडिक्ट किया था, जो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से आंसर आना चाहिए था, उससे उल्टा आंसर आएगा। तो मैंने क्या लिखा है, द एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मतलब मार्कोनिकॉफ के प्रिडिक्शन के हिसाब से उल्टा प्रोडक्ट मिलेगा। बाकी है बच्चों, नोट में देखो दो बातें लिखी है मैंने। इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड ना हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बिल्कुल ठीक बात है ना। और पेरोक्साइड है तो सिर्फ HBr ही है जो क्या दे रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। HCl, HF, HI नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन देगा, HBr। ये बात आपको याद करनी है। ठीक है बच्चों, चलो अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। देखो बच्चों, कोई एल्कीन है, उस पर डाला हमने HBr पेरोक्साइड के साथ, तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से तो Br कहाँ आना चाहिए था, अंदर, बट उल्टा हो जाएगा। H यहाँ आना चाहिए था मार्कोनिकॉफ के हिसाब से और Br यहाँ आना चाहिए था, है ना बच्चों। बट होगा क्या, उल्टा। Br कहाँ रहेगा, यहाँ, और H कहाँ रहेगा, यहाँ। बात समझ रहे हो, तो ऐसा क्यों हुआ इस बात को समझते हैं। होगा क्या ये समझ लिया, क्यों होगा इसको समझते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमने पेरोक्साइड ली, सपोज हमने ली बेंजोल पेरोक्साइड। इस पेरोक्साइड को बोलते हैं बेंजोल पेरोक्साइड। ये बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे O से लिंक है, O बॉन्ड है। ठीक है, तो होगा क्या, पहले ये बॉन्ड टूटेगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन को एक O ले लेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरा O ले लेगा, तो इसकी वजह से क्या बनेंगे, रेडिकल। ये रेडिकल अनस्टेबल है, ये टूट के क्या दे देगा, CO2 और फिनाइल रेडिकल। ये जो फिनाइल रेडिकल है ये हमारे HBr से रिएक्ट करके H पकड़ लेगा, क्या छोड़ देगा, Br, है ना। ठीक है, अब ये Br जो है, ये यहाँ तक के जो स्टेप्स थे ये कहलाते हैं इनिशिएशन, क्योंकि यहाँ तक हमने अपना रेडिकल प्रोड्यूस किया है। जो रेडिकल हमारे काम में आने वाला है उसको हमने प्रोड्यूस करा है, इसलिए ये कहलाते हैं इनिशिएशन, क्योंकि ये रिएक्शन को इनिशिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। फिर ये जो हमने Br रेडिकल प्रोड्यूस किया था ये एल्कीन के पास जाएगा और एल्कीन में भी क्या कराएगा, होमोलिटिक क्लीवेज। जो पाई बॉन्ड था वो टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब रेडिकल कहाँ स्टेबल है, अंदर और बाहर में से अंदर। अंदर स्टेबल है तो बाहर वाला अनस्टेबल है, तो बाहर वाला रिएक्ट कर लेगा और वहाँ पे क्या रहेगा, Br। ठीक है, ठीक है बच्चों। और फिर क्या होगा दोबारा, फिर ये जो रेडिकल बना है इस स्टेप में ये HBr से रिएक्ट करेगा और ये यहाँ से क्या पकड़ लेगा, H, और क्या निकाल देगा, Br रेडिकल। बात समझ रहे हो, तो ध्यान से देखना दोनों प्रोपोगेशन स्टेप्स को। यहाँ पे Br बाहर आके लगा पहले स्टेप में और सेकंड स्टेप में H अंदर आके लगा, Br दोबारा बन गया। फिर ये Br दोबारा दूसरे मॉलिक्यूल पे जाएगा। ठीक है, फिर सेम चीज़ बनेगी, फिर ये जो Br बनेगा फिर दूसरे मॉलिक्यूल पे जाएगा। तो ये ऐसे जाता रहेगा और रिएक्शन प्रोपोगेट होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। टर्मिनेशन के लिए क्या होगा, टर्मिनेशन मतलब खत्म हो जाना, तो टर्मिनेट कैसे होंगे रिएक्शन,
जो दो रेडिकल्स, कोई से भी दो रेडिकल्स आमने सामने आएंगे और जुड़ जाएंगे आपस में, वो दो रेडिकल कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोपोगेशन स्टेप में मैंने दोनों ही प्रोपोगेशन स्टेप को नेगेटिव डेल्टा एच से दिखाया है, मतलब दोनों ही स्टेप कैसे होंगे, एक्सोथर्मिक। तो सिर्फ एच बी आर के केस में जब हम लोग एच बी आर लेते हैं तभी ये दोनों स्टेप्स कैसे आते हैं, एक्सोथर्मिक। अगर एच बी आर की जगह एच एफ, एच सी एल या एच आई ले लें हम लोग, तो इनमें से कोई एक स्टेप कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक, और वो स्टेप एंडोथर्मिक हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म अच्छे से याद कर लेना है, बहुत अच्छे से, ठीक। चलो अगली बात समझते हैं। इस पे अगर HCl डालेंगे तो ऑब्वियसली सीएल अंदर आएगा, मार्कोनी रूल फॉलो होगा, है ना बच्चों। HCl डालेंगे पेरोक्साइड के बेंज में, तो पेरोक्साइड के बेंज में सिर्फ और सिर्फ HBr देता है मार्कोनी को खराश इफेक्ट, तो फिर सीएल दोबारा अंदर आएगा, मार्कोनी रूल ही फॉलो होगा, है ना बच्चों। अगर ट्रिपल बॉन्ड पर डालते हैं HCl तो पहले एक सीएल आएगा और फिर दूसरा सीएल लग जाएगा, है ना। और इस पर डाल दीजिए हम लोग ट्रिपल बॉन्ड पे Cl2/CCl4, तो दोनों पाई बॉन्ड टूटे थे, दोनों पे क्या था, Cl, ठीक। तो ये कुछ खास हमारे लिए नई बातें नहीं थी, ये सब बातें हमें ऑलमोस्ट आती थी, बस ये बात हमारे लिए थोड़ी सी नई थी, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, हेलो एल्केन्स को बनाना, अब हम सीखेंगे हेलो एरीन्स को, एराइल हैलाइड्स को। मतलब हम लोग अब एरोमेटिक कार्बन पे, एरोमेटिक रिंग का जो कार्बन है वहाँ पे सील लाना सीखेंगे। तो इसमें पहला केस कौन सा है, बोरोडिन हुंडसीकर रिएक्शन, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। इसमें क्या कहते हैं हम लोगों ने, एनी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ हीट किया था, ब्रोमीन लेंगे या क्लोरीन लेंगे, रिफ्लेक्स करा था मैं CCl4 के साथ, और जहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लगा हुआ था वहाँ पे क्या रहेगा, हेलोजन। तो अगर वो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन पे लगाए तो बेंजीन पे क्या रहेगा, हेलोजन, है ना। तो इसलिए हम लोग इससे हेलो एल्केन भी बना सकते हैं और हेलो एरीन्स भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट सेशन हमारी दोनों जगह में क्या हो गई, कॉमन, ठीक है बच्चों। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्या है, रेस्टिक्स प्रोसेस। ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन आपको याद करना है कि बेंजीन रिंग को HCl गैस के साथ हाफ ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, हाफ जस्ट एक स्टोइकोमेट्रिक रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और CuCl2 के साथ हीट कर देंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन, ठीक। तो ये एज इट इज आपको याद रखना है, इसका नाम है रेस्टिक्स प्रोसेस, ठीक है। तीसरी बात करते हैं हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, ठीक है। तो बेंजीन ले लो आप लोग, हेलोजन ले लो साथ में, अब FeCl3 ले लो या AlCl3 ले लो, है ना, इनके साथ अब रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगी, अभी क्लोरोबेंजीन। ये इन रिएक्शन को भी आपको याद रखना है। FeCl3 के साथ जनरली डार्क मेंशन होता है, मतलब ये रिएक्शन हम लोग अंधेरे में कराते हैं, लाइट यूज़ नहीं करते, ठीक है। और ये तो आप कैसे भी करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस AlCl3 कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक ये रिएक्शंस भी हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ रखी थी, हमारे लिए कुछ खास नई रिएक्शंस ये नहीं है, हमने इनको आई थिंक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पढ़ा था, है ना बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं सैंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको अच्छे से याद रखना। ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है ये सैंडमेयर या गटरमैन नहीं है, सैंडमेयर गटरमैन अगली स्लाइड में है, बट सैंडमेयर को समझने के लिए पहले आपको डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन को समझना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, डाई एजोटाइजेशन। ये क्या होती है, अगर एनिलीन पे हम लोग नाइट्रस एसिड डाल दें, नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2, ठीक है। इस HNO2 को हम कैसे बना सकते हैं, NaNO2 की रिएक्शन करा के HCl के साथ। मैं क्या बोल रहा हूँ, एनिलीन पे अगर नाइट्रस एसिड डाल दें जो कि होता है HNO2, ठीक, HNO2 को हम कैसे बनाते हैं, NaNO2 के साथ HCl डाल के, और टेम्परेचर रखते हैं कम, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो एनिलीन पे अगर नाइट्रस एसिड डाल दिया जाए कम टेम्परेचर पे तो बन जाता है N2Cl, कहलाता क्या है, बेंजीन पे N2Cl कहलाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन पे क्या है, डाईएजो ग्रुप, है ना, ठीक है। और इसको सिंपली डाईएजोनियम सॉल्ट भी कह देते हैं, ठीक। तो आपको डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती ही आती है। अब बात करते हैं सैंडमेयर और गटरमैन की, ठीक है। तो बच्चों देखो N2Cl बनाना हम सीख चुके हैं, तो इस पे अगर CuCl के साथ HCl या CuBr के साथ HBr या CuCN के साथ HCN डाल दिया जाए, तो अगर Cl यूज़ करेंगे तो बेंजीन पे N2Cl की जगह Cl आ जाएगा, Br यूज़ करेंगे तो Br आ जाएगा, CN रखा होगा तो CN आ जाएगा,
ठीक है, तो आप N2Cl की जगह Cl Br या CN ले आओगे और रिएक्शन कहलाएगी सेंड मेयर। ठीक, क्या कहलाएगी? सेंड मेयर रिएक्शन। ठीक है बच्चों। सिमिलरली गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप बेंजीन डायजोनियम पे Cu/HCl डाल दो या Cu/HBr या Cu/KCN, ठीक, यहाँ आप लोगों ने CuCl लिया था, यहाँ पे सिर्फ कॉपर ले रहे हो आप लोग, रिएक्शन बिल्कुल सेम है। अगर Cl लिया है, HCl लिया है तो HCl आ जाएगा, HBr लिया है तो ब्रोमीन आ जाएगी, HCN लिया है तो साइनाइड आ जाएगा, बट रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, रिएक्शन आपको कहलाएगी गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो आपने सेंडमैन को सीखा, आपने गटरमैन को सीखा। इससे अलग आपको याद रखना है, अगर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट पे Ki डाल दे, पोटेशियम आयोडाइड, तो N2Cl की जगह क्या रहेगा? आयोडीन। ठीक, तो आपने N2Cl की जगह Cl और Br लाना भी सीखा और आपने आयोडीन लाना भी सीख लिया। अगली बात समझते हैं, अगर N2Cl पे हम लोग HbF4 डाल दें तो क्या बन जाएगा? पहले N2BF4, जिसको हीट करने से, सिर्फ मात्र हीट करने से क्या होगा? N2Cl की जगह क्या रहेगी? फ्लोरीन। ठीक है, क्या बन जाएगी? फ्लोरोबेंजीन। जहाँ N2Cl था उसकी जगह क्या रहेगा? फ्लोरीन। ठीक है, और रिएक्शन कहलाएगी बाल-शीमैन रिएक्शन। ठीक, ये नाम आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट आपको, आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, रिएक्शन कहलाएगी बाल-शीमैन रिएक्शन। ठीक, और अगर N2BF4 को आप सिंपली हीट कर दो NaNO2 के साथ कॉपर रख के, कॉपर प्लस NaNO2 से हीट करने पे क्या रह गया? NO2। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन भी याद रखनी है। ठीक है, तो आपने सेंडमेयर सीखी, आपने गटरमैन सीखी, आपने बेंजीन पे आयोडीन लाना सीखा, आपने बेंजीन पे फ्लोरीन लाना सीखा, आपने N2Cl से नाइट्रोबेंजीन बनाना भी सीख लिया। ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी। इससे अलग जो दो रिएक्शन मैं और बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको N2Cl पे OH लेकर आना हो तो आप सिंपली इसको पानी के साथ हीट कर दो या इस पर आप एसिडिक वाटर डाल दो। N2Cl की जगह OH लाना हो तो उसको पानी के साथ हीट कर दिया जाए या सिंपली एसिडिक वाटर डाल दिया जाए तो हो जाएगा ये काम। ठीक है, सेकेंडली आपको N2Cl हटा के नॉर्मल बेंजीन बनानी हो, इसको हम कहते हैं नॉर्मली रिडक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, रिडक्शन भी कह सकते हो, या आप ये समझ लो आपको N2Cl हटाना हो तो आप कैसे हटाओगे? या तो आप इस पर इथेनॉल डाल दो, ठीक, या इस पे आप H3PO2 डाल दो कॉपर के साथ, कॉपर 2 आयंस के साथ, कॉपर 2 प्लस के साथ, तो भी क्या होगा? बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये सारी रिएक्शन जो मैंने बताई हैं आपको अभी N2Cl की, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपको इन सब रिएक्शंस को अच्छे से याद कर लेना है। मैं तो कहता हूँ 10-10 बार लिख के देख लेना इन सब रिएक्शंस को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो एक आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि किसी एलिफेटिक, देखो ये तो हमने सीखा था अभी कि एरोमेटिक NH2 हो, उस पर डालें NaNO2/HCl तो क्या बनता है? N2Cl, है ना? ये तो सीखा था मैं, देखो अभी यहाँ सीखा था ना कि एरोमेटिक पे लगा हुआ NH2, उस पर डालें नाइट्रस एसिड तो क्या बनता है? N2Cl। ठीक, अब हम दूसरी बात समझ रहे हैं, अगर ये जो हमने NH2 लिया है ये एलिफेटिक कार्बन पे लगा हो, मतलब एरोमेटिक पे ना हो, एलिफेटिक पे हो, तो क्या होगा? तो नाइट्रस एसिड डालने से अल्कोहल बनेगा। पहले तो क्या आया था? NH2 की जगह N2Cl, अब क्या रहेगा? अल्कोहल। ठीक, तो बात बड़ी सिंपल है, एरोमेटिक होगा तो N2Cl आएगा और एलिफेटिक होगा तो OH आएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। मोर ओवर, अगर अमाइड हो, ये कैसा भी हो, का एरोमेटिक पे लगा हो या एलिफेटिक पे लगा हो, अमाइड का क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दूसरी बात, अगर कहीं पे NO2 लगा हुआ है, ठीक है, ये एलिफेटिक पे हो या एरोमेटिक पे हो, दिखाया मैंने एरोमेटिक पे है, बट ये एलिफेटिक पे हो या एरोमेटिक पे हो, इस पे H2/Ni डाल दें या SN/HCl डाल दें या Fe/HCl डाल दें, बेसिकली कोई भी मेटल बाय एसिड या H2/Ni, तो ये इसका क्या बन जाएगा? NH2। ठीक है, एनिलीन बन जाएगा। तो हमने नाइट्रो ग्रुप से एनिलीन बनाना सीखा, है ना? एनिलीन से हम लोगों ने डायज़ोनियम बनाना सीखा था, है ना बच्चों? और डाई एब्सोटाइजेशन रिएक्शन से, और N2Cl से हमने दोबारा क्या बनाना सीख लिया? NO2।
तो बेसिकली हमने एक साइक्लिक चीज़ सीख ली, हम नाइट्रोबेंजीन से N2Cl, N2Cl से नाइट्रोबेंजीन, और फिर सॉरी हम नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, एनिलीन से N2Cl और N2Cl से नाइट्रोबेंजीन, हम ये साइक्लिक प्रोसेस में इन तीनों कंपाउंड को आपस में बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो इस पेज पे जो भी बातें लिखी हुई थी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस पेज को आप अच्छे से याद कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं। ये बात मैंने बताई कि एलिफेटिक और एरोमेटिक को, ठीक है, दोनों से क्या बन जाएगा NH2, है ना बच्चों। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सीखते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोल्यूइन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। मतलब कि 4 नाइट्रोटोल्यूइन, टोल्यूइन की 4th पोजीशन पे क्या है नाइट्रो ग्रुप, इससे बनाना है 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। ठीक है, तो देखो पहले सोचो कि क्या हटाना है और क्या लाना है और क्या कन्वर्ट करना है। तो नाइट्रो ग्रुप हटाना पड़ेगा, वो तो है नहीं यहाँ पे, ये पोजीशन खाली है। यह ब्रोमीन लानी पड़ेगी, तो एक तो ब्रोमीन लानी है, दूसरा नाइट्रोजन हटाना है NO2 को, और CH3 को कन्वर्ट करना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये काम कैसे कह रहे हैं, 3 काम करने हैं हम लोगों को। ब्रोमीन लेके आना है, नाइट्रो ग्रुप हटाना है, और CH3 की जगह कार्बोक्सिलिक लेके आना है। तो बेटा बेटर रहेगा कि हम लोग ब्रोमीन अभी ले आएँ, क्योंकि ये ग्रुप कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, हम सीख चुके हैं ये बात 11वीं क्लास में। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, अभी पैरा पोजिशन ब्लॉक है, ये तो ब्लॉक कर रखे हैं NO2 से, तो अभी अगर इस पर इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे तो वो कहाँ आएगा, ऑर्थो पे। तो बेटर रहेगा हम पहले क्या करें, हम इस पर क्या लिया है, ब्रोमीन। तो हमने ब्रोमीन डाल दिया इसमें FeBr3 के साथ, या Fe के साथ लिख दो, बात एक ही है डार्क में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा ब्रोमीन, Br+ जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या रहेगा ब्रोमीन। वैसे आप लोग Fe ना लिख के आप लोग क्या लिखना है, FeBr3। ठीक है, चलो ब्रोमीन तो आ गया, एक काम हो गया। अब या तो पहले CH3 का कार्बोक्सिलिक कर लो, या पहले NO2 हटा लो, बात एक ही है। NO2 को हम कैसे हटाएंगे, हमें हटाना क्या आता है, हमें बेंजीन से OH हटाना आता है जिंक डाल के, जो हमने 11वीं क्लास में सीखा था। बेंजीन पे OH लगा हो तो उस पर डाल दो जिंक डस्ट, OH हट जाता है। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, किसी एरोमेटिक कार्बन पे OH लगा हो उस पर डाल दो जिंक, OH है ऐसे हट जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग, याद होगा ना आप लोगों को। ठीक है, तो आप एरोमेटिक से OH हटाना जानते हो, बट OH तो यहाँ है नहीं, और NO2 का आप OH बना नहीं पाओगे। वैसे बना सकते हो आप, है ना, आप NO2 का पहले क्या बना लो, NH2, NH2 का क्या बना लो N2Cl, और फिर N2Cl से क्या बना लिया OH, अब वो काम भी कर सकते हो। या आपको N2Cl हटाना भी आता है, तो बेटर रहेगा आप डायरेक्टली N2Cl हटा लो, इसका पहले N2Cl बनाओ फिर वो हटा लो। बट आप चाहो तो पहले N2Cl का OH बना के उसे भी हटा सकते हो, बट बेटर रहेगा आपको क्या करना है, आप पहले इसका N2Cl बनाओ फिर उसका हटाना। कैसे, आप पहले इसका बनाओ NH2, है ना, SN इसे रिड्यूस करके SN/HCl से, फिर आप NH2 का बनाओ डाइजोनियम, फिर इसको क्या कर दो रिड्यूस H3PO2 से, हमने अभी सीखा है ना, तो ये हट जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सिर्फ COH लेके आना है। तो ये बात हमने सीखी थी 11वीं क्लास में कि बेंजीन पे इस कार्बन पे CH हो, बाकी 2 वैलेंसी कुछ भी हो, अगर इसमें हम लोग KMnO4 डाल दें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो मैंने क्या करा, CH3 को कार्बोक्सिलिक करने के लिए मैंने एसिडिफाइड KMnO4 डाल दिया, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ठीक, तो मैंने ब्रोमीन भी लिया ही, मैंने NO2 को भी हटा दिया, मैंने CH3 का कार्बोक्सिलिक भी कर दिया, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, चलो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, हमें ऑर्गेनिक में करना क्या है, हर कंपाउंड की पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, फिर प्रिपरेशन पढ़नी है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो हमने प्रिपरेशन तो पढ़ ली, हेलो एल्कीन्स की भी, हेलो एरीन्स की भी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो पहले एल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं। तो एल्काइल हैलाइड्स पहली बात तो कलरलेस होते हैं। ठीक है, जब वो प्योर होंगे तो वो कलरलेस होंगे, इम्प्योरिटीज हैं तो बात अलग है। दूसरी बात, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। हाँ, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स लाइट की वजह से में कलर रखते हैं, मतलब कलर उनमें डेवलप हो जाता है। ठीक है, अगली बात, हायर मेंबर्स आर लिक्विड्स और सॉलिड। जनरली तो ये गैसेस होते हैं छोटे मोटे, CH3Cl, ठीक है, छोटे वाले। जो हायर मेंबर्स होंगे इसके वो लिक्विड होंगे, और उनके भी हायर कैसे होंगे, सॉलिड्स होंगे। अगली बात, दे हैव डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस एंड वन डेर वाल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोकार्बन। इनमें जो फोर्सेज है ना, अभी देखो हैलोजेंस हैं तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस तो आएगा ही, तो इनमें जो फोर्सेज हैं, आप डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस कह लो या वन डेर वाल कह लो, वो फोर्सेज जो होंगी वो नॉर्मल एल्केन से स्ट्रॉन्ग होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक है, अगली बात,
फॉर सेम एल्काइल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऐसे, मतलब कि अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो तो आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड ज़्यादा होगा क्लोराइड से, क्लोराइड से ज़्यादा होगा फ्लोराइड से, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई बॉइलिंग पॉइंट तो हमारा डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। तो आयोडाइड का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, ब्रोमाइड का कम है, क्लोराइड का और भी कम है, फ्लोराइड का और भी कम है ना। एक तो मॉलिक्यूलर वेट भी घट रहा है लेफ्ट राइट जाने पे, तो बॉइलिंग पॉइंट घटना था, मोरोवर साइज भी घट रहा है, साइज घटने की वजह से वन डबल फोर्सेज घटेंगी, तो इसलिए भी बॉइलिंग पॉइंट तो घटना ही था, है ना बच्चों। ठीक है, दूसरी बात, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया घटेगा। जो हमारा अल्काइल ग्रुप है उसमें अगर ब्रांचिंग बढ़ी तो ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया घटेगा तो इंटरेक्शंस कम हो जाएंगी, इंटरेक्शंस कम हो जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये बात मैंने यहाँ लिखी है कि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, अच्छा अगली बात समझो अच्छे से, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है हेलो एल्केन्स हेलोजीन्स में, जो हमारा पैरा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ऑर्थो से, और ऑर्थो ज़्यादा होता है मेटा से। क्यों, यह बात हम सीख चुके हैं कि मेल्टिंग पॉइंट दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे और सिमेट्री पे। ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है तो इसकी फिटिंग अच्छे से होगी, किससे अच्छा बनेगा, पैकिंग अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी होगी तो चीज़ें क्लोज होंगी आपस में, वो पार्टिकल्स क्लोज होंगे तो इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगी इनडायरेक्टली, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है, ये कुछ ज़्यादा ही अटपटा है, ये फिर भी हल्का फुल्का सिमेट्रिकल दिख रहा है हम लोगों को, ये और भी ज़्यादा अटपटा है। ठीक है, तो होगा क्या, पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ऑर्थो से, और ऑर्थो का ज़्यादा होता है मेटा से। ठीक है, ये आपको याद रखनी है ये बात। अगली बात, इनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, तो पानी के साथ इनको अगर मिक्स किया जाए तो ये नीचे रहेंगे, पानी ऊपर रहेगा। ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए पानी में, तो क्योंकि इनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस हैं तो हल्का फुल्का सॉल्युबिलिटी शो कर सकते हैं, बट हाइड्रोजन बॉन्ड की शो करेंगे नहीं, तो इसलिए कुछ खास सॉल्युबल नहीं होंगे, बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होंगे ये पानी में। पानी खुद से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, इंसिनट्रेट करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, ओके। लास्ट बात, हाँ ये पानी में सॉल्युबल तो नहीं होते बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज इस लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, जिन जिन बातों पे मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, और मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलो, जो डाउट्स आ रहे हैं वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों।